ये तो मैंने बताया ना कि इकोलॉजिकल ओवरशूट किसे कहते हैं, जब डिमांड नेचुरल इकोसिस्टम से जो किया जाता है वो एक्सीड कर जाता है रीजनरेटिव कैपेसिटी से यानी बायो कैपेसिटी से। ग्लोबल इकोलॉजिकल ओवरशूट अकर व्हेन द डिमांड मेड बाय ह्यूमैनिटी एक्सीड व्हाट द बायोस्फीयर ऑफ अर्थ कैन प्रोवाइड थ्रू इट्स कैपेसिटी फॉर रिन्यूअल। समझ आ रहा है, बहुत ईजी है कि अर्थ की एबिलिटी ऑफ रिन्यूअल एंड वेस्ट एसिमिलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, इससे यानी उसकी जो नेचुरल एबिलिटी है, जिस स्पीड से वो रिसोर्सेज रिसाइकल कर सकती है, वेस्ट एसिमिलेट कर सकती है और प्रोडक्शन कर सकती है, उससे अगर ज़्यादा ह्यूमैनिटी डिमांड कर रही है यानी, तो इसको हम कहते हैं कि पूरे अर्थ जो है इकोलॉजिकल ओवरशूट कंडीशन में है। Ecological overshoot, turning resources into waste faster than the waste can be turned back into resources. ये दूसरा डेफिनेशन। तीसरा, टर्निंग रिसोर्सेज इनटू वेस्ट फास्टर देन द वेस्ट कैन बी, यानी आप रिसोर्सेज वेस्ट में फास्टर कन्वर्ट कर रहे हैं देन द वेस्ट कैन बी टर्न बैक, यानी आपके रिसोर्सेज का कन्वर्जन इनटू वेस्ट रेट जो है ये तेज है, किससे, वेस्ट की वापस कन्वर्जन इनटू रिसोर्सेज बाय द अर्थ। तो इसको हम इकोलॉजिकल ओवरशूट कहते हैं। ओवरऑल आसान लफ्जों में ये है कि पूरा अर्थ है, उसकी टोटल बायो कैपेसिटी कितनी है, एसिमिलेशन की, प्रोडक्शन की, रिसोर्स रिसाइकलिंग की, रिन्यूअल की, उस एबिलिटी से अगर आपका डिमांड ज्यादा है, मतलब पर ईयर आप फास्टर रेट से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस रेट से अर्थ रिसाइकल कर रहे हैं पर ईयर जितनी रिसोर्सेज, लेट से 12.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर ये बायो कैपेसिटी है, और आपकी जो डिमांड है आमतौर पे, ये रिसेंट आगे आ जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग है फुटप्रिंट यानी डिमांड, तो 20 इज वेल अबव और फार मोर ग्रेटर देन द 12.2, तो वी आर इन ओवरशूट। इट मींस कि हम ओवरशूट में हैं, यानी हम फास्टर रेट से, यानी पूरे साल में अर्थ जितने रिसोर्सेज रिसाइकल कर रही है कितने अमाउंट की, वो हम चंद महीनों पहले, यानी पूरे साल में नहीं बल्कि 8 मंथ में, वो 12 मंथ में जितनी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर सकती है, रिसाइकल करती है, वो हम 6 महीनों में, 7 महीनों में, 8 महीनों में इस्तेमाल कर जाते हैं। यानी जिस तरह एक इंसान है और उसकी तनख्वाह एक फिक्स अमाउंट है और उसने वो 15 दिन या 20 दिन यानी 20 डेट को ख़त्म की, तो 20 डेट पे ख़त्म हुई, अब वो डेफिसिट में जा रहे हैं, तो इसको हम ओवरशूट कहते हैं। इस तरह अर्थ जितनी रिसोर्सेज पर ईयर रिसाइकल कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, उससे अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पर ईयर यानी फास्टर रेट से, तो फिर क्या हुआ, ये ओवरशूट, हम कहते हैं अर्थ इज इन ओवरशूट। सो टर्निंग रिसोर्स इनटू वेस्ट फास्टर देन वेस्ट कैन बी टर्न बैक इनटू रिसोर्सेज put us in a global ecological overshoot, depleting the very resource on which human life and biodiversity depend. तो जब हम ओवरशूट कर रहे मतलब हम डिप्लीट कर रहे रिसोर्सेज को, खत्म कर रहे, ठीक है, यानी अभी रिसाइकल लेट से 10 टन हुआ है पर ईयर, लेट से सपोज, ठीक है, और हम 20 टन पर ईयर इस्तेमाल कर रहे, तो इट मींस के 10 टन तो हम 6 मंथ में इस्तेमाल कर गए, लेकिन आगे 10 टन अब मजीद इस्तेमाल करें, तो ये 10 टन मतलब वो उधर 10 टन रिसाइकल कर रहे पर ईयर और हम 20 टन, तो अर्थ की रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होगी, अर्थ डिप्लीट होगी, डिस्टेबलाइज होगी। अर्थ इज एक्सीडिंग इट्स कैरिंग कैपेसिटी, सिंपल, ये कैरिंग कैपेसिटी है कि अर्थ कितनी अकोमोडेट कर सकती है, तो अर्थ एक्सीड कर रही है अपने, जब अर्थ अपने लिमिट से, अपनी रिसोर्स लिमिट से एक्सीड कर जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि अर्थ इज ओवरशूट कहते हैं, इकोलॉजिकल ओवरशूट कहते हैं। द डेटा फ्रॉम global footprint network has been used to create the graph below. It shows that since the 1970 यानी अर्थ इकोलॉजिकल ओवरशूट कंसेप्ट कहाँ से आ गया, तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जो है वो ग्राफ जनरेट करती है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू के बेस पे पर ईयर, और पता लगाती है कि बायो कैपेसिटी कितनी है पर ईयर और हमारा इकोलॉजिकल डिमांड या फुटप्रिंट कितना है। तो अगर ये एक्सीड करता है तो उससे पता चलता है कि अर्थ ओवरशूट में कब जाती है। तो यहाँ पे इट शोज दैट सिंस द 1970 द ग्लोबल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंगली कंप्रोमाइजिंग द अर्थ इकोसिस्टम, यानी 1970 से तकरीबन, उससे पहले तकरीबन ओवरशूट में अर्थ कभी नहीं गई, ठीक है। 1970 के बाद रिकॉर्ड मौजूद है कि 1970 के बाद जो है बायो कैपेसिटी से हम अबव चले गए,
मतलब पर ईयर कंजम्पशन रेट जो है रिसोर्स का ये ज्यादा था एज कंपेयर टू द नेचुरल बायो कैपेसिटी पर ईयर ऑफ द अर्थ. The red section of the graph indicates that the global population have been enlarging a global ecological overshoot since 97. और ये देखने को मिलता है जब आप उस ग्राफ को हम देखेंगे कि 1970 से दिन ब दिन ओवरशूट में इंटेंसिटी आती है, मतलब ओवरशूट इंक्रीज होता जा रहा है. ओवरशूट इंक्रीज से मतलब ये है कि पहले लेट्स से एक इंसान तनख्वाह ले लेता है, उसको इस्तेमाल करता है और वो 28 दिन 29 दिन में ख़त्म किया. फिर नेक्स्ट तनख्वाह ली तो उसको 20 दिन में ख़त्म कर लिया. तो 28 दिन यानी उसने ज़्यादा टाइम लिया उसको ख़त्म करने में. ठीक है, नियरली मंथ, बस 1-2 दिन डेफिसिट ओवरशूट आ गया, उसके पास डेफिसिट आ गया. लेकिन अगर 20 दिन में तो 10 डेज का ओवरशूट बहुत ज़्यादा है, ओवर डेफिसिट बहुत ज़्यादा है ना. इसी तरह दुनिया में अगर जितनी रिसोर्सेज है पर ईयर और उसको हम कितने टाइम में इस्तेमाल करते हैं उस साल में, मतलब अगर पर ईयर 12.2 बिलियन बायो कैपेसिटी है ग्लोबल हेक्टेयर और हम ह्यूमैनिटी सारे दुनिया में जितने इंसान हैं उस 12.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर कितने मंथ्स में इस्तेमाल कर लेते हैं. अगर पूरे साल में उसी तरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो बस ओवरशूट कंडीशन है नहीं. लेकिन अगर हम लेट से पूरे साल दिसंबर एंड है, लेट से जनवरी से दिसंबर तक, और इस एक साल में 12.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टर बाई कैपेसिटी है अर्थ की, और हम लेट से नवंबर में ख़त्म कर देते हैं, यानी वी कंज्यूम 12.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टर इन द नवंबर, यानी 10 नवंबर हुआ. ठीक है, तो 10 नवंबर में जब हमने ख़त्म कर दिया तो इट मीन्स के हम 1.5 मंथ या तकरीबन 2 मंथ ओवरशूट में आ गए. तो यही कह रहे कि पर ईयर जब आप देखेंगे तो 1970 में दिसंबर में था, यानी हम दिसंबर के मिड में कहीं पे क्या कर ले जाते, यानी अपना जो नेचुरल बायो कैपेसिटी है उस ईयर के लिए ख़त्म कर जाते. लेकिन 1980s में 1990s में ये देखने को मिला कि ये ओवरशूट इंक्रीज होता गया, यानी उन दिनों में दिसंबर में थे 1980s में 90s में, फिर ये आ गया नवंबर में, फिर नवंबर से अगस्त में शिफ्ट हुआ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ओवरशूट होना शुरू हुआ. तो ये कहते हैं कि द रेड सेक्शन ऑफ द ग्राफ इंडिकेट दैट द ग्लोबल पॉपुलेशन हैव बीन enlarging a global ecological overshoot since 1970. This means that the rate at which we are using natural resources exceeds the time required by the ecosystem to regenerate the resource and absorb the waste product that are involved. Clear? ये देखिए ये डायग्राम है, तो इसमें देखिए ये रिसोर्स, ये ओवरशूट है, तो यहाँ पे ओवरशूट कम, यहाँ पे ओवरशूट ज्यादा. ये ग्लोबल की बात कर रहे हैं. ठीक है, वो उधर जो मैंने आपको बताया तो वो तो मैंने बस कंट्री के लिए सिर्फ ये डायग्राम इस्तेमाल किया. इधर ये 1961 में देखे वी वर इन इकोलॉजिकल रिजर्व. ठीक है, फिर 1963 में इकोलॉजिकल रिजर्व कम होता गया, 1969 में इकोलॉजिकल रिजर्व और भी कम, 1970 में बिल्कुल डिमांड और सप्लाई इक्वलाइज हुई. ठीक है, यानी जितना रिसाइकलिंग एबिलिटी थी उसी रेट से हम रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर रहे थे. लेकिन बियॉन्ड दैट 1971 के बाद देखे हमारा डिमांड इंक्रीज, यानी हमारा रिसोर्स यूज फास्टर हुआ एज कंपेयर टू द रिसाइकलिंग एबिलिटी ऑफ द रिसोर्स द अर्थ. ठीक है, तो ये देखे 2011-14 में क्या है, अर्थ ओवरशूट 20 बिलियन है. अर्थ ओवरशूट हमारा, ये सॉरी 20 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर हमारा क्या है, ग्लोबल फुटप्रिंट वैल्यू है. और अर्थ की ग्लोबल बाई कैपेसिटी वैल्यू क्या है, 10 या 12 पॉइंट समथिंग है, ये देखें ना. ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग है, 12.2 ग्लोबल हेक्टर्स. तो 2014 में ये कंडीशन थी, आजकल क्या होगी. ठीक है, तो वी आर इन ओवरशूट. और जिस दिन हम वेनिश अवे करते हैं पर ईयर रिसोर्सेज को तो उसको ओवरशूट डे कहते हैं. ये आगे आ रहा है, अर्थ ओवरशूट डे. द अर्थ ओवरशूट डे इज द कैलकुलेटेड कैलेंडर डेट ऑन विच ह्यूमैनिटी रिसोर्स कंजम्पशन फॉर द ईयर एक्सीड्स अर्थ कैपेसिटी टू रीजनरेट दोज रिसोर्सेज दैट ईयर.
फॉर एग्जांपल 12.2 बिलियन हेक्टर ग्लोबल हेक्टेयर है ना, और हमने लेट से नवंबर में इतनी कंजम्पशन की, रिसोर्स कंजम्पशन। अब आगे हम क्या करेंगे, कर्ज लेना पड़ेगा या इजाफी नुकसान देंगे अपने किसको, प्लेनेट को। तो जिस दिन हम उतना रिसोर्स यूज कर सके जितनी एबिलिटी अर्थ की है पर ईयर अवेलेबिलिटी की, तो उस दिन को हम यानी खर्चा खत्म हो जाता है, मतलब तनख्वाह खत्म हो गई। लेट से एक इंसान है, नौकर है, उसने तनख्वाह इस्तेमाल की और 25 तारीख को खत्म की। दिस 25th डे इज द ओवरशूट डे फॉर दैट पर्सन। इसी तरह अर्थ पूरे साल में जितनी बायो कैपेसिटी रखती है, लेट से 12.2 बिलियन हेक्टर, तो 12.2 बिलियन हेक्टर रिसोर्स कंजम्पशन अगर हमने लेट से नवंबर 1 नवंबर में की, उस डेट तक खत्म की, आगे खर्चा नहीं है, ठीक है। हम इजाफी कर्ज लेंगे तो कर्ज तो अर्थ में नहीं ले सकते, पूरी ग्लोबल कंट्री वाइज ले सकते हैं, लेकिन अर्थ में तो बाहर से नहीं ले सकते। तो रिसोर्स को नुकसान होगा, नॉन रिसाइकलिंग यूज होगा, डैमेज टू द इकोसिस्टम होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरशूट डे कहते हैं, जिस दिन पे सारा उस साल का खर्चा यानी बाई कैपेसिटी हम कंज्यूम कर लेते हैं, आखिरी यानी अमाउंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरशूट डे कहते हैं। The term overshoot represent the level by which human population demand overshoots the sustainable amount of biology, ये मैंने बताया। When viewed through an economic perspective, the annual EOD, Earth Overshoot Day, represent the day by which the planet's annual regenerative budget is spent। यानी बस बजट स्पेंड हुआ, रिजनरेटिव एबिलिटी जो है अर्थ की जितनी बजट था कि बाई कैपेसिटी वो खत्म किया, वो आखिरी सेंट भी खत्म हुआ, एंड ह्यूमैनिटी एंटर्स एनवायरमेंटल डेफिसिट स्पेंडिंग, तो उस दिन को हम अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। ईओडी कैलकुलेशन उसकी किस तरह होती है, अर्थ ओवरशूट डे की कैलकुलेशन बाय डिवाइडिंग द वर्ल्ड बाय कैपेसिटी। वर्ल्ड बाय कैपेसिटी कितनी है, द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स जनरेटेड बाय द अर्थ दैट ईयर, उस साल कितने नेचुरल रिसोर्स जनरेट किए हैं और वेस्ट एसिमिलेट की है, इसको बाय कैपेसिटी कहते हैं। बाय द वर्ल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी वर्ल्ड बाय कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वर्ल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उस साल के लिए, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, तो आपके पास वो डेट आ जाएगा कि किस डेट पे क्या होगा, किस डेट पे अर्थ ओवरशूट कर गया था, यानी उसने अपना सारा बजट बाय कैपेसिटी का स्पेंड किया था। तो अर्थ ओवरशूट डेज कैलकुलेट बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, यानी वो कैलकुलेट करते हैं, एंड इज अ कैंपेन सपोर्टेड बाय डोजन्स ऑफ अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज वगैरह है बहुत ज्यादा, वो उसको सपोर्ट करते हैं, यानी वो कैलकुलेट करते हैं अर्थ के ओवरशूट डे को। ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, अब अर्थ ओवरशूट डे हमें जैसे मैंने बताया 1970 से लेके ये क्या होती है, आगे होती जा रही है, अर्लीस्ट से अर्लीस्ट होती जाती है, यानी 1970s में दिसंबर में थी, फिर 1980s में नवंबर में आ गई, फिर अक्टूबर में, और आजकल इस तरह जुलाई में है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम आधा साल डेफिसिट में गुजारते, ओवरशूट करते। सो ओवर द past 20 years it has moved up 3 months to July 29, the earliest ever. This means that humanity is currently using nature 1.75 times faster than our planet ecosystem can regenerate. This means that यानी इसका मतलब क्या हुआ कि humanity currently क्या कर रही है, using nature 1.75 times faster than our planet, यानी it has moved up 3 months to July 29। तो पिछले 20 साल में देखे तो 3 मंथ्स आगे हो चुकी है ओवरशूट डे, 3 मंथ्स मतलब जुलाई में, उस टाइम क्या थी, अक्टूबर में थी, यानी अगस्त में थी या नवंबर में थी, अब किस में आ गई, जुलाई में आ गई, ठीक है। तो 3 मंथ्स ये अर्लीस्ट हुई, आगे आ गई, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्ट कर गई। यानी इस तरह है कि आप 30 दिन, तो पहले हम 27वें दिन तनख्वाह ख़त्म कर देते, और एक बंदा है अब वो 15वें दिन या 16वें दिन महीने के तनख्वाह ख़त्म कर देता है, तो खसारा ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत इंक्रीज होती है, तो इसको हम ओवरशूट डे कहते हैं कि 16वें दिन को ओवरशूट डे कहेंगे। इस तरह अर्थ अपने रिसोर्सेस, यानी हम कितने फास्टर रेट से, 1.75 टाइम फास्टर रेट से हम प्लैनेट्स की इकोसिस्टम को यूज कर रहे हैं, मतलब इकोसिस्टम जिस रेट से रीजनरेट करती है, तो वी आर यूजिंग नेचर 1.75 टाइम फास्टर देन दैट, इक्विवेलेंट टू 1.75 अर्थ। तो इट मींस के हमें
यानी हम 75% ओवर यूज जाते हैं, ठीक है, खर्चा करते हैं, 75% ज्यादा खर्चा करते हैं। तो ठीक है, और इसी वजह से हम फिर कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ प्लैनेट्स चाहिए, यानी हमें 1.75 प्लैनेट्स ऑफ अर्थ चाहिए ह्यूमैनिटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, यानी हम इस तरह ये अर्थ जिंदा नहीं रहेगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी अगर हमारा ये बिहेवियर रहा। ह्यूमैनिटी फर्स्ट सा इकोलॉजिकल डेफिसिट इन द अर्ली, यानी फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल डेफिसिट हमें देखने को कब मिला? 1970 में। उससे पहले हम एनर्जी रिजर्व, इकोलॉजिकल रिजर्व में रहते थे या बायो कैपेसिटी रिजर्व में रहते थे। ओवरशूट इज पॉसिबल बिकॉज वी आर डिप्लीटिंग आवर नेचुरल कैपिटल। क्यों ओवरशूट होता है? तो हम डिप्लीट कर रहे हैं ना, ओवर यूज जा रहे हैं ना, तो हम रिसोर्सेज वो रिन्यू जिस रेट से हो रहे हैं उस रेट से, यानी 10 टन लेट से कार्बन रिसाइकल हो रहा है पर ईयर, लेट से सपोज करें, और हम 20 टन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो रिसाइकल तो वी आर डिप्लीटिंग कार्बन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा करें तो कार्बन सरफेस पे जितना ये मौजूद है या वाटर जितना मौजूद है, वी आर डिप्लीटिंग दैट। जिस रेट से लैंड वाटर रिसाइकल हो रहा है नीचे, हम ट्यूबवेल्स वगैरह लगाते हैं, उससे फर्स्ट रेट से हम इस्तेमाल करें तो लेवल ड्रॉप होता जाता है और खुश्की आ जाएगी आगे। ठीक हुआ, ये डेट्स है। 1987 में अक्टूबर 23, 1990 में देखे अक्टूबर 11, आगे आ रहा है अक्टूबर 5, सितंबर, फिर देखे अगस्त, तो ये जंप लगा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। इस तरह 2014 में अगस्त 5, 2015 में 6, 2016 में 5 अगस्त, ये कम चेंज है, ठीक है। 2007 में, 2020 में देखे अगस्त 22, जुलाई 29 था ओवरशूट डे 2019 में, लेकिन 2020 में अगस्त 22 आ गया। वजह उसकी ये है, पीछे क्यों चला गया, मतलब कंट्रैक्ट हुआ, तो उसकी वजह कोरोना वायरस के लॉकडाउन थे। इन 2020 द कैलकुलेटेड ओवरशूट डे फिल ऑन अगस्त 22, मोर देन 3 वीक्स लेटर देन द 2019 ड्यू टू व्हाट, द कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, लॉकडाउन तो फॉसिल फ्यूल्स की कमी, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कम हुआ, कार्बन एमिशन कम हुआ एटमॉस्फेयर में, तो रिसाइक, तो इस वजह से हमारा ओवरशूट डे पीछे चला गया था, क्योंकि दुनिया का कारोबार, ट्रांसपोर्ट सब कुछ कड़ा था अपनी जगह पे। इस वजह से हमारी कंजम्पशन रेट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू क्या हुई, थोड़ी ड्रॉप हुई। द डेट्स ऑफ फास्ट, ये मैंने देखा दिसंबर में देखे 1970, दिसंबर 30 था, इससे पहले हम रिजर्व में थे, तो दिसंबर 30 तकरीबन इक्वल बाई कैपेसिटी एंड फुल डिमांड, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू। आगे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये 20 मैंने बताया था, कैलकुलेशन ऑफ अर्थ ओवरशूट डे रिफ्लेक्ट द इनिशियल ड्रॉप इन रिसोर्स यूज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ड्यू टू पैंडेमिक इंट्रोड्यूस्ड लॉकडाउन्स, ऑल अदर ईयर्स एंज्यूम कांस्टेंट रेट ऑफ रिसोर्स यूज थ्रू आउट द ईयर। ये देखिए बस कम होता जा रहा है, यानी आगे आता जा रहा है। कोविड-19 हैज कास्ट ह्यूमैनिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट टू कंट्रैक्ट बाय 3 वीक्स, ये मैंने बता दिया, ठीक है, क्यों, उसकी वजह मैंने बता दी। ये देखिए, our ecological footprint in Central and Eastern Europe has still more or less remained where it was। तो ये देखिए खुद पर एक रीड दे दे, तो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि लॉकडाउन्स थे, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह अपनी जगहों पे खड़े थे, ज़्यादा यूज़ नहीं था। डायरेक्ट consequence of coronavirus induced lockdowns around the world, decrease in wood harvest बार लोग नहीं निकलते थे, CO2 emission कमी from fossil fuel combustion are the major drivers behind the historic shift in the long term growth of humanity। यानी ओवरशूट डे पीछे चली गई, लेकिन वो भी किस वजह से, पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, हमारे पॉजिटिव चेंज या अपनी बिहेवियर में, अपनी यूज़ में पॉजिटिव चेंज लाने की वजह से नहीं, यानी घबराहट की वजह से, पेंडेमिक की वजह से ये पीछे चला गया। ये अर्थ ओवरशूट डे 1.75 अर्थ हमें चाहिए, 75% हम ओवर यूज जा रहे हैं, या 60 से अबव परसेंटेज है कुछ, ये भी मैंने बताया। Humanity currently uses 75% more resources than the planet ecosystem can regenerate, or the equivalent of 1.75 अर्थ from अर्थ ओवरशूट डे, ये मैंने बताया। ये मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए ओवरशूट डेज है, ये आप देख सकते हैं। जिनके लिए डेटा सही है वो ओवरशूट डे February 11 है कतर,
तो अब देखिए ये आगे हम पढ़ेंगे कि फरवरी 11 किस तरह लग्जमबर्ग है, ये किस तरह इतने हाई, ये बहुत ज़्यादा हाई इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू रखते हैं। इसकी वजह ये है, तो 2 महीने में ये अपना खर्चा ख़त्म कर लेते हैं, फिर बाकी 10 महीने ये डेफिसिट पे रहते हैं, ओवरशूट यानी बाहर से इंपोर्ट वगैरह करवाते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हम करते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ के क्या है, ओवरशूट डे है, ये आप देख सकते हैं। तो डे से पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा ओवर कंज्यूम या फास्टर कंजम्पशन कर रहा है अपने अवेलेबल बाई कैपेसिटी के कम पे। यानी एक कंट्री कतर है, तो कतर की अपनी बाई कैपेसिटी कितनी है उस सरफेस की, और ये इस्तेमाल कितना कर रहा है, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है कतर की एज़ कम्पेयर टू देयर बाई कैपेसिटी। इस तरह ये भी है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कैलकुलेशन किस तरह हम करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की, ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की कैलकुलेशंस हम किस तरह करेंगे। तो आमतौर पे हमने ये पढ़ा था कि एरेबल लैंड, पास्चर लैंड, फॉरेस्ट, ओशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, हाउसिंग वगैरह के लिए जो चीज़ें, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं या अकाउंट में लेते हैं, इस बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक हुआ। ये प्रॉपर इक्वेशन है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एनुअल डिमांड इन टन्स, एक कंट्री का अगर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, एनुअल डिमांड इन टन्स या पूरी ग्लोब का एनुअल डिमांड इन टन्स पर नेशनल यील्ड इन एनुअल टन्स पर हेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यील्ड फैक्टर एंड इक्विवेलेंस फैक्टर। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे यील्ड फैक्टर क्या है, इक्विवेलेंस फैक्टर क्या है। तो ये इक्वेशन याद रखिए कि एनुअल डिमांड इन टन्स पर नेशनल यील्ड इन एनुअल टन्स पर हेक्टर, ये आप काउंट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी कंट्री के लिए यील्ड फैक्टर और इक्विवेलेंस फैक्टर। इन दिस वे रिगार्ड द कंसेप्ट ऑफ बाई कैपेसिटी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बाई कैपेसिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई बाई यील्ड फैक्टर मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंस फैक्टर। तो ये दो इक्वेशन याद रखिए, ठीक है, कि बाई कैपेसिटी किस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते, ये है और ये है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। एरिया मल्टीप्लाई बाय कितनी, एरिया इन हेक्टर्स, यील्ड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंस फैक्टर। और इधर ठीक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एनुअल डिमांड इन टन्स, नेशनल यील्ड इन एनुअल टन्स पर हेक्टर और यील्ड फैक्टर, ठीक है, इन दोनों से जो वैल्यू आ जाएगी उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे यील्ड फैक्टर और इक्विवेलेंस फैक्टर। यील्ड फैक्टर क्या है, इक्विवेलेंस फैक्टर क्या है, इसके तरफ आते हैं। ये उसी का एरिया मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा, वो तो बाय कैपेसिटी ओवरऑल एक कंट्री का, ठीक है, पर कैपिटा जब आप बाय कैपेसिटी निकालते हैं तो उधर हमने पहले पढ़ा, ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, या पर कैपिटा कंजम्पशन डिवाइडेड बाय रिसोर्स एफिशिएंसी इंटेंसिटी इन द रिसोर्सेज। तो पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि पर कैपिटा फुटप्रिंट किस तरह निकालना है और बाई कैपेसिटी किस तरह निकालनी है। ये प्रॉपर इक्वेशन है जो उधर हमने टेक्स्ट फॉर्म में लिखा, इधर ये हमने इक्वेशन फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। तो ये फ्लो इंडिकेटर है, हाउ इट इज मेड इन टर्म्स ऑफ बाई प्रोडक्टिविटी लैंड नीडेड टू सच फ्लोस। फ्लो इंडिकेटर मतलब कि रिसोर्स फ्लो कहाँ से कहाँ हो रही है और किस तरह हो रही है, कितने मिकदार में हो रही है, कौन ओवर यूज कर रहा है। तो हम आमतौर पे इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, बाय प्रोडक्टिव लैंड नीडेड टू जनरेट सच फ्लो ग्लोबल हेक्टेयर्स। इनपुट वेरी, यानी एक मुल्क है बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है बाहर से इंपोर्ट, तो ये रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, उसके लिए कितनी लैंड चाहिए उसको ग्रो करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए इन रिसोर्सेज को इस कंट्री के लिए या इस सिटी के लिए। तो पी इनपुट वेरिएबल, फ्लो ऑफ रिसोर्स और सर्विस यूज्ड बाय ह्यूमन, ठीक है, सर्विस यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो ये हमने इधर पढ़ा एनुअल डिमांड इन टन्स, ये पी हुआ, ठीक है, और इधर ये वाई एन, ठीक है, ये पी एनुअल डिमांड इन टन्स और नेशनल यील्ड इन एनुअल, national yield yn is used to convert the consumption of resource flow into the corresponding amount of area locally required to produce that flow। simple yn क्या है,
ये नेशनल यील्ड इन एनुअल टन्स पर हेक्टर एनुअल नेशनल यील्ड यानी एक कंट्री में पर हेक्टर कितना एनुअल यील्ड है उस पर डिवाइड करेंगे किसको, एनुअल डिमांड इन टन्स को। और ये दो तो यील्ड फैक्टर है। स्केल नेशनल टू वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर अ गिवन लैंड यूज, यानी इसका मकसद क्या है कि नेशनल को वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सके एक खास लैंड के लिए। और EQF ये आम हेक्टर्स को ग्लोबल हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो EQF इकोलॉजिकल फैक्टर, इक्विवेलेंस फैक्टर और यील्ड फैक्टर, ये आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इक्विवेलेंस फैक्टर, a productivity based scaling factor that converts a specific land type such as cropland or forest। ठीक है, cropland or forest। so productivity based scaling factor productivity based factor है जो कन्वर्ट करता है स्पेसिफिक लैंड टाइप यानी क्रॉपलैंड हुआ या फॉरेस्ट हुआ इनटू अ यूनिवर्सल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया, यानी एक आम लैंड है उसके हेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लोबल हेक्टर। यानी जब आप इक्विवेलेंस फैक्टर में उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी वैल्यू को किसी कंट्री के, तो उसको हम फिर ग्लोबल हेक्टर्स कहते हैं। फॉर लैंड टाइप इज इक्वल टू क्रॉप लैंड विद प्रोडक्टिविटी हाइयर देन द एवरेज, सिंपल, जिसकी प्रोडक्टिविटी एक क्रॉप लैंड है लेट्स से, उसकी प्रोडक्टिविटी हाइयर है किससे, हाइयर देन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर एरिया ऑन अर्थ। यानी एक लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी वैल्यू हाई है किससे, अर्थ के एवरेज प्रोडक्टिविटी से। ठीक हुआ। सो द इक्विवेलेंस फैक्टर इज ग्रेटर देन, ऐसे लैंड के लिए इक्विवेलेंस फैक्टर 1 से अबव होगा। यानी अर्थ की जो अर्थ की जो एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वैल्यू है उससे अगर एक लैंड की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी यानी एवरेज तो हम सब कंट्रीज का मिला के निकालते हैं, तो एक कंट्री ऐसी हो सकती है कि उसकी बायो प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई, ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, बायो प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है। तो बायो प्रोडक्शन वैल्यू अगर एक कंट्री की अर्थ के एवरेज ग्लोबल जो प्रोडक्टिविटी वैल्यू है उससे हाई है, तो इसके इक्विवेलेंस फैक्टर 1 से अबव होगा। दस टू कन्वर्ट एन एवरेज, यानी लेट्स से अर्थ की इक्विवेलेंस फैक्टर एवरेज इकोलॉजिकल फैक्टर 2 है, ठीक है, और क्रॉप लैंड है एक जगह पे, उसकी एवरेज इकोलॉजिकल फैक्टर जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी 3 है। तो 3 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, यानी 3 को आप 2 पे डिवाइड करें क्योंकि ये किसका, ये क्रॉपलैंड की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है और ये अर्थ की एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वैल्यू है। तो 2 3 से ज़्यादा है ना, यानी 3 क्रॉपलैंड की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है। अर्थ की तो हमने एवरेज निकाली है, फुल अर्थ सरफेस की एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, तो वो तो कम वैल्यू आएगी जब आप एवरेज निकालें, क्योंकि बाज़ जगह डेजर्ट्स है, बाज़ कंट्रीज़ में लो प्रोडक्टिविटी है, लेकिन बाज़ कंट्री होते हैं कि उसकी बायो कैपेसिटी वैल्यू बहुत हाई होती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वैल्यू बहुत हाई होती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी अर्थ की प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा होता है। तो देखिए ये क्रॉपलैंड की है, इसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वैल्यू ज़्यादा है अर्थ की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वैल्यू से, तो 3 को 2 पे डिवाइड करें, यानी अर्थ के क्रॉपलैंड के बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को डिवाइड करें किस पे, अर्थ के ग्लोबल बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वैल्यू पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस फैक्टर आ जाएगा। दस टू कन्वर्ट एन एवरेज हेक्टेयर ऑफ क्रॉपलैंड टू ग्लोबल हेक्टेयर इट इज मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉपलैंड इक्विवेलेंस फैक्टर। तो 2.5 ये तो मैंने उधर सपोज किया, इधर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये मैंने समझाना था कि 1 से किस तरह हाइयर आएगा। तो ये तो क्रॉपलैंड की इक्विवेलेंस फैक्टर, ये भी कौन निकालते हैं, याद रखिए ये हम फाइंड आउट नहीं करते, इक्विवेलेंस फैक्टर हम निकालते हैं, हम नहीं निकालते, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं। ग्रेजिंग आइलैंड विच हैव अ लोअर प्रोडक्टिविटी देन द क्रॉपलैंड हैव एन इक्विवेलेंस फैक्टर ऑफ 0.46, उसका इक्विवेलेंस फैक्टर क्या है, 0.46 है। सो ग्रेजिंग लैंड विच हैव अ लोअर प्रोडक्टिविटी देन द क्रॉपलैंड हैव एन इक्विवेलेंस फैक्टर ऑफ 0.46, तो इसका इक्विवेलेंस फैक्टर क्यों ग्रेजिंग लैंड का प्रोडक्टिविटी वैल्यू लेट्स है, ये एवरेज ग्लोबल प्रोडक्टिविटी थी और उसकी प्रोडक्टिविटी 1 है, लोअर
प्रोडक्टिविटी देन द क्रॉपलैंड, प्रोडक्टिविटी ग्रासलैंड की। तो 1 को 2 पे डिवाइड करे क्या आएगा? 0.5 नहीं आएगा, ठीक हुआ, तो 0.5 आएगा। तो इस तरह इस वजह से ग्रेजिंग लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू एवरेज ग्लोबल प्रोडक्टिविटी वैल्यू। तो इस वजह से जब आप उसकी प्रोडक्टिविटी को डिवाइड करेंगे अर्थ के, तो डिनोमिनेटर लार्जर होगा, तो इस वजह से 1 से कम इक्विवेलेंस फैक्टर आएगा किसका? ग्रासलैंड का, ग्रेजिंग लैंड का। इन अ गिवन ईयर इक्विवेलेंस फैक्टर आर द सेम फॉर ऑल कंट्रीज। ये सेम होता है, और ये कौन कैलकुलेट करता है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंस फैक्टर आर द सेम फॉर ऑल कंट्रीज। किस तरह? ये तो मैंने बताया, ठीक है, कि इट एडजस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लैंड, ठीक है, in relation to world average land globally. That is, arable land is scaled up compared to average space as it is more biologically productive. यानी ये पूरी दुनिया में सेम होता है पर ईयर इक्विवेलेंस फैक्टर। क्यों? कि ये एडजस्ट करते हैं प्रोडक्टिव, यानी बास जगह ज़्यादा प्रोडक्टिव, बास कम प्रोडक्टिव, तो इसको सिमुलेट करता है कि क्रॉपलैंड के लिए इक्विवेलेंस फैक्टर पूरी दुनिया में क्या होगा, ग्रेजिंग लैंड के लिए इक्विवेलेंस फैक्टर क्या होगा। तो सब ग्रेजिंग लैंड एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये यूनिवर्सलिटी, ताकि फुटप्रिंट वैल्यू अगर हम एक कंट्री का निकाले तो और दूसरे का निकाले तो वो सेम आ जाए, उसमें डिफरेंस वैल्यू में यानी बेसिस में डिफरेंस ना हो। डिफरेंस तो वैल्यू में होंगे लेकिन वेटेज इसके अंदर सेम हो। तो इस वजह से इक्विवेलेंस फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंस फैक्टर सेम होता है सब कंट्रीज के लिए, सेम फॉर ऑल कंट्रीज, ठीक है, कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द बायो प्रोडक्टिविटी। और हर ईयर के लिए, सब कंट्रीज के लिए सेम होता है पर ईयर, यानी एक साल में कैलकुलेट किया बस वो सब के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और लेकिन पर ईयर यानी आइंदा साल ये दोबारा कैलकुलेट करेंगे ग्लोबल फुटप्रिंट रेट वाले इक्विवेलेंस फैक्टर को। ये वर्ल्ड एवरेज लैंड, ये खास किस्म के जो लैंड्स है उसके लिए हर साल ये यूनिफॉर्म सेम, यानी यूनिफॉर्म सब कंट्रीज के लिए क्या करते हैं, ये इक्विवेलेंस फैक्टर, यानी प्राइमरी क्रॉपलैंड है तो उसका 2.21, यानी वर्ल्ड एवरेज लैंड लेट्स से 1 कंसीडर किया तो प्राइमरी क्रॉपलैंड की 2.21, मार्जिनल क्रॉपलैंड की 1.79, फॉरेस्ट की 1.34, पास्चर की 0.49, पास्चर की हमने पढ़ी ना, ये कम होता है, इनलैंड वाटर की और भी कम। तो इक्विवेलेंस फैक्टर जब आप एक कंट्री में इनलैंड वाटर इकोसिस्टम्स के बायोकैपेसिटी निकालेंगे या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकालेंगे तो उसमें आप ये वाला इक्विवेलेंस फैक्टर लेंगे, क्योंकि ये पब्लिश किया होता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने। आप पाकिस्तान में पाकिस्तान का फुटप्रिंट नेटवर्क इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकाल रही है तो उसमें आप क्या लेंगे, उसके अगर आप अंदर क्रॉपलैंड ले रहे तो क्रॉपलैंड, प्राइमरी क्रॉपलैंड यानी मेन जो क्रॉपलैंड्स है जहाँ से प्रोडक्शन होती है तो उसकी एरिया लेंगे। हमने पढ़ा ना, देखिए इक्विवेलेंस फैक्टर, ये एरिया इनटू यील्ड फैक्टर, यील्ड फैक्टर तो अभी हमने नहीं पढ़ा, इक्विवेलेंस फैक्टर। तो आप एरिया लेंगे तो आप उस मुल्क का जब आप बाई कैपेसिटी निकालेंगे या ये वाला, तो आप बाई कैपेसिटी तो एरिया यानी जितने प्राइमरी क्रॉप लैंड है पाकिस्तान में टोटल उसकी एरिया लेंगे इन हेक्टर मल्टीप्लाई बाय यील्ड फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय विच वैल्यू, इक्विवेलेंस फैक्टर वैल्यू दैट इज published by global footprint network for that year for primary cropland। यानी प्राइमरी क्रॉपलैंड की इक्विवेलेंस फैक्टर वैल्यू जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने अपने साइट पे पब्लिश की होगी वो उठाएंगे तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह इनलैंड वाटर की पास्चर लैंड्स है तो सबको अलग-अलग कैलकुलेट करके, यानी इन अलग-अलग लैंड टाइप्स के आप बाई कैपेसिटी अलग-अलग कैलकुलेट करके फिर जमा करेंगे। ये नहीं है कि बस टोटल पाकिस्तान की एरिया लो और उसके इक्विवेलेंस फैक्टर को कैलकुलेट, नहीं, इस तरह नहीं है, ठीक है। हर एक की अलग-अलग और फिर आखिर में जमा करेंगे। यील्ड फैक्टर क्या है? Yield factor, a factor that accounts for differences between countries in productivity of a given land type. A factor that accounts for difference between countries in productivity of a given type. अब ये क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज की तो प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये यील्ड फैक्टर लेकर आते हैं, ठीक है। ईच कंट्री एंड ईच ईयर हैज फील्ड यील्ड फैक्टर फॉर क्रॉपलैंड, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट एंड फिशरी,
यानी इसी तरह जिस तरह इक्विवेलेंस फैक्टर है, तो इसी तरह हर कंट्री का हर साल अलहदा क्रॉपलैंड यील्ड फैक्टर होता है, ग्रेजिंग के लिए यील्ड फैक्टर होता है, ग्रेजिंग लैंड के लिए, फॉरेस्ट के लिए अपने यील्ड फैक्टर और फिशरी। लेकिन मेन इसका काम क्या है? अकाउंट फॉर डिफरेंस बिटवीन, यानी मेनली इट एड्स और रिप्रेजेंट्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ अ गिवन लैंड टाइप। यानी क्रॉपलैंड, हमारे क्रॉपलैंड है पाकिस्तान के, और इंडियन है और अमेरिकन है, तीनों के क्रॉपलैंड के प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस को रियलाइज करने के लिए बायो कैपेसिटी में या फुटप्रिंट में ये यील्ड फैक्टर निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हुआ। फॉर एग्जांपल इन 2008 जर्मन क्रॉपलैंड वाज 2.21 टाइम मोर प्रोडक्टिव देन वर्ल्ड एवरेज क्रॉपलैंड। ये ऊपर हमने पढ़ा कि क्रॉपलैंड जो है ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं ज्यादातर केस में, 2.21 टाइम। द जर्मन क्रॉपलैंड यील्ड फैक्टर ऑफ 2.21 मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉपलैंड इक्विवेलेंस फैक्टर ऑफ 2.51। यानी जर्मन क्रॉपलैंड जो है वो क्या है? 2.21 टाइम क्रॉपलैंड इक्विवेलेंस फैक्टर 2.51। ऊपर हमने अभी जो एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल ले रहा है कि लेट्स से जर्मन क्रॉपलैंड का यील्ड फैक्टर 2.21 जो है उसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉपलैंड इक्विवेलेंस फैक्टर ऑफ 2.51 से, कन्वर्ट जर्मन क्रॉपलैंड हेक्टेयर इनटू ग्लोबल हेक्टेयर। समझ आ रहा है? मतलब ये है कि जर्मन क्रॉपलैंड यील्ड फैक्टर, यानी 2008 में एग्जांपल ले रहे कि जर्मन क्रॉपलैंड का जो होता वो 2.21 टाइम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोर प्रोडक्टिव देन द वर्ल्ड एवरेज क्रॉपलैंड। उधर हम क्या लेते थे? इधर क्रॉपलैंड नहीं लेते, वर्ल्ड एवरेज लैंड लेते थे। वर्ल्ड एवरेज लैंड बाय प्रोडक्टिविटी लेते थे कि 1 है, तो उसके कंपैरिजन में हमारे मुल्क की क्रॉपलैंड्स की क्या प्रोडक्टिविटी है, तो इससे हम इक्विवेलेंस फैक्टर किस तरह निकालते कि हमारी क्रॉपलैंड की प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी, तो इससे हमें इक्विवेलेंस फैक्टर निकलता है। लेकिन उधर क्या है? उधर वर्ल्ड के उस स्पेसिफिक टाइप क्रॉप, यानी पूरी दुनिया में जितने क्रॉपलैंड्स है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी वर्ल्ड के एवरेज क्रॉपलैंड प्रोडक्टिविटी वैल्यू और इस मुल्क के क्रॉपलैंड के प्रोडक्टिविटी वैल्यू में क्या डिफरेंस है, इसको यील्ड फैक्टर कहते हैं। मतलब क्या है कि हमारे लेट्स है यानी ये वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी, यानी ये जो हमने लिया वर्ल्ड एवरेज क्रॉपलैंड प्रोडक्टिविटी, ये वैल्यू हमारे पास लेट्स से 2 है। वर्ल्ड एवरेज क्रॉपलैंड, उधर वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी थी, यानी यहाँ पे वर्ल्ड की एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर दैट स्पेसिफिक लैंड टाइप, ये हम लेंगे और इसके ऊपर डिवाइड करेंगे किसको? इस पे डिवाइड करेंगे किसको? एक कंट्री की क्रॉपलैंड या उस लैंड टाइप की किसको? शाबाश, यानी प्रोडक्टिविटी को ना। यानी क्रॉपलैंड है तो यील्ड जर्मन क्रॉपलैंड लेट से 4 है, ठीक है, या 4.5 है क्रॉपलैंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जर्मन क्रॉपलैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी है? 4.5। और वर्ल्ड की एवरेज क्रॉपलैंड्स की प्रोडक्टिविटी, यानी पूरी दुनिया में जितने क्रॉपलैंड्स है उसकी प्रोडक्टिविटी जमा करके उस पर डिवाइड करे तो एवरेज प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, वर्ल्ड की एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर व्हाट? क्रॉपलैंड। तो उस पर डिवाइड करे यानी 2 है वो, और ये जर्मन है या एक खास कंट्री की प्रोडक्टिविटी है क्रॉपलैंड की। तो इस पर डिवाइड करेंगे तो जो फैक्टर आ जाएगा वो क्या होगा? यील्ड फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेट्स से मैंने सपोज कर दिया 2.25 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? यील्ड फैक्टर हुआ। तो इस वजह से कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट ले रहा है कि जर्मन क्रॉपलैंड हमें मिला कि ये 2.2 टाइम्स क्या शो कर रहा है? यील्ड फैक्टर शो कर रहा है। यानी ये जो वैल्यू आती है ये क्या है? ये यील्ड फैक्टर है, ये यील्ड फैक्टर है, ठीक है। टाइम से मतलब यील्ड फैक्टर, तो 2.2 टाइम मतलब यील्ड फैक्टर ऑफ द जर्मन क्रॉपलैंड। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्विवेलेंस फैक्टर से, 2.5 कन्वर्ट्स।
ठीक है। इट कन्वर्ट्स व्हाट जर्मन क्रॉपलैंड हेक्टर्स इनटू ग्लोबल हेक्टर। तो इससे जो वैल्यू आएगी आपको जर्मन क्रॉपलैंड के हेक्टर्स कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, ग्लोबल हेक्टर में। मतलब हम कहते हैं कि जर्मनी में 5000 या मिलियन हेक्टर्स है, मिलियन हेक्टर है। तो इसको आप ग्लोबल हेक्टर में किस तरह कन्वर्ट, 5 मिलियन क्रॉपलैंड के हेक्टर्स है, ठीक है, एरिया। तो इसको आप इक्विवेलेंस फैक्टर लेंगे, लेट से उसका वो पब्लिश किया होगा जीएफएन ने कि इसका क्रॉपलैंड का इक्विवेलेंस फैक्टर क्या है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 2.21 यील्ड फैक्टर से। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आप क्या कहेंगे, शाबाश, ये इतने मिलियन ग्लोबल हेक्टर क्रॉपलैंड मौजूद है जर्मनी में, यानी इतना बाय कैपेसिटी या ग्लोबल फ्रंट उससे आप निकालेंगे। तो ये कहते हैं कि जर्मन क्रॉपलैंड हेक्टर्स इनटू ग्लोबल हेक्टर, 1 हेक्टर ऑफ क्रॉपलैंड इज इक्वल टू 5.6 ग्लोबल हेक्टर। ये मैंने आपको बताया था कि 1 हेक्टर ऑफ क्रॉपलैंड जर्मनी में किसके बराबर है, 5.6 ग्लोबल हेक्टेयर के बराबर है। तो ये स्टार्ट में मैंने समझाया था कि क्रॉपलैंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो उसकी 1 हेक्टर एरिया पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 5 ग्लोबल हेक्टर प्रोडक्शन हो रही है। बायो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये तो मैंने बताया, एडजस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्रीज लैंड कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, reflect how much more or less productive a country's land is compared to same category of land across the rest of the world। ये तो मैंने बताया कि country's land compared to world's average productivity of land, यानी एरेबल लैंड को यानी क्रॉप लैंड को क्रॉप लैंड के साथ, यानी दुनिया में एवरेज क्रॉप लैंड प्रोडक्टिविटी क्या है और इस कंट्री की क्रॉप लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या है, या दुनिया में जनरल एवरेज पास्चर प्रोडक्टिविटी क्या है पूरी दुनिया की, और इस कंट्री की पास्चर लैंड्स की प्रोडक्टिविटी क्या है या ग्रेजिंग लैंड। हाउ मच मोर और लेस प्रोडक्टिव अ कंट्री लैंड इज कंपेयर टू सेम कैटेगरी ऑफ लैंड अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये हमें ये इंडिकेशन बताती है कि एक इस कंट्री की क्रॉप लैंड्स या पास्चर लैंड कितने प्रोडक्टिव है इन कंपैरिजन टू द अर्थ रेस्ट ऑफ द दैट लैंड टाइप, यानी क्रॉपलैंड है तो पूरी दुनिया में ओवरऑल जितने क्रॉपलैंड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके कंपैरिजन में इस कंट्री के प्रोडक्टिविटी, इस कंट्री के क्रॉपलैंड्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है या कम है, या कितने टाइम्स हाइयर है या कितने टाइम कम है। समझ आ रहा है डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज। तो ये डिफर करती है, डिफर क्यों करेगी, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी यील्ड फैक्टर डिफर करता है कंट्रीज टू कंट्रीज, रिफ्लेक्ट चेंजेस इन बायो प्रोडक्टिविटी। इसी वजह से ये आपको रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस, यानी इधर हमने पढ़ा कि ये जो ग्लोबल हेक्टर है यानी 1 हेक्टर ऑफ क्रॉपलैंड ऑफ जर्मनी 5.6, तो इस तरह 1 हेक्टर ऑफ क्रॉपलैंड ऑफ पाकिस्तान इज इक्वल टू 2.6 ग्लोबल हेक्टर, इस तरह, ठीक है। ये क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर यील्ड फैक्टर उसका कम है तो फिर ये वैल्यू भी कम आएगी। समझ आ रहा है। ये देखें अल्जीरिया का क्रॉपलैंड के लिए अपना यील्ड फैक्टर, इनका अपना, ग्वाटेमाला का अपना, हंगेरी का अपना, जापान का अपना, जॉर्डन का अपना यील्ड फैक्टर। इस तरह फॉरेस्ट के तो लैंड टाइप्स पे भी वेरी करता है, वर्ल्ड का 1 लिया है लेट्स, तो ये वेरी करते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड 1। तो इसके कंपैरिजन में अल्जीरिया ये क्या है, तो वर्ल्ड एवरेज यानी क्रॉपलैंड प्रोडक्टिविटी 1 है लेट्स से, तो अल्जीरिया कितनी प्रोडक्टिव है, अल्जीरिया के क्रॉपलैंड कितने प्रोडक्टिव है किसके कंपैरिजन में, वर्ल्ड के एवरेज क्रॉपलैंड्स के कंपैरिजन में। ग्वाटेमाला जो है उसके क्रॉपलैंड्स कितने प्रोडक्ट, तो 1 to 1 यानी बिल्कुल इक्वल है। हंगेरी ये 1 पॉइंट ज़्यादा है। इस तरह ज़ाम्बिया में, न्यूजीलैंड में के क्रॉपलैंड ज़्यादा प्रोडक्टिव है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड क्रॉपलैंड्स एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉपलैंड, ठीक हो। इस तरह फिशरीज के ये तो हमने बता दिया। ये इक्वेशंस है दोनों के लिए, शॉर्टकट एक नज़र देके, ठीक है। फुटप्रिंट एंड बाई कैपेसिटी, तो ये मैंने बताया कि ये क्या है, ये क्या है, टन्स ऑफ हेक्टर्स या टन्स, डिमांड, ठीक है, और जो एवरेज है
ठीक हुआ। अगर आप अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये साइट है, इसको टाइप करें ब्राउज़र में, आपको साइट पे लेके जाएंगे। यू कैन कैलकुलेट, उधर एक क्वेश्चनियर होता है, उसको फिल आउट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू क्या है। डेटा फॉर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, डेटा कहाँ से आती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक अथेंटिक सोर्स से डेटा कंज्यूम कलेक्ट करती है, यानी बेसलेस नहीं है। नेशनल फुटप्रिंट अकाउंट्स विच आर मेंटेन एंड अपडेटेड, यानी नेशनल फुटप्रिंट अकाउंट्स कहते हैं, यानी फुल एक डेटा पड़ी है उधर बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये मेंटेन रखती है और इसके साथ 70+ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको मेंटेन करती है। नेशनल फुटप्रिंट अकाउंट कैलकुलेशन आर बेस्ड प्राइमरली ऑन इंटरनेशनल डेटा सेट्स पब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे डेटा लेती है एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिविजन्स, उनसे लेती है, और इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स ऑन क्लाइमेट चेंज वगैरह, और इस तरह बहुत ज़्यादा लिटरेचर, पीर रिव्यूड साइंस जर्नल्स वगैरह, उनसे जो बहुत ज़्यादा अथेंटिक लिटरेचर पेपर्स आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, और उस बेस पे कंट्री बेस्ड, नेशनल, ग्लोबल और सिटी बेस्ड क्या करते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यूज निकालते हैं। अकाउंट अपडेटेड एनुअली, ये बाकायदा एनुअली अकाउंट्स अपडेट करते हैं, यानी ईयर वाइज डाटा अपडेट करते हैं, लेकिन किससे, मोस्ट रिसेंट कंप्लीट डाटा सेट, टाइम लैग ऑफ अबाउट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का टाइम मिलता है, यानी अब मैंने आपको कहा स्टार्ट में कि 2019 की डाटा अभी अभी इन्होंने अपडेट किए, पब्लिश किए, इस तरह 2020 की डाटा देंगे 2021 के, तो 3 साल बाद उसकी डाटा ये अपडेट करते हैं, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यूज वगैरह और ये स्टैटिस्टिक्स सब देते हैं। कंप्रिहेंसिव इकोलॉजिकल अकाउंटिंग सिस्टम दैट कैलकुलेट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड बायोकैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड, 150 नेशन या इससे अबव नेशंस के ये कैलकुलेशंस करते हैं। वर्ल्ड और ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड और ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी ग्लोबल लेवल पे, द ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नेटवर्क, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये मेंटेन रखता है इन सब स्टैटिस्टिक वगैरह को, that advances the EF as a metric of sustainability, calculates the per capita global footprint. ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को एज अ टूल ऑफ मेजरिंग द सस्टेनेबल यूज ऑफ अर्थ, इसको ये आगे एज अ कंसेप्ट प्रोग्रेस करे, एडवांस करे। कैलकुलेट द पर कैपिटा ग्लोबल फुटप्रिंट, ये पर कैपिटा ग्लोबल फुटप्रिंट कैलकुलेट करते हैं, पर कैपिटा नेशनल फुटप्रिंट भी कैलकुलेट करती है। 2014 में इसने क्या किया, अर्थ की टोटल बाई कैपेसिटी क्या है, ये बार बार हमने पढ़ा, 12.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर, और ये ग्लोबल हेक्टेयर टोटल, ठीक है, या 1.7 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन, या 1.7 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन, ये क्या थी, बायो कैपेसिटी थी, तो पर कैपिटा है और ये टोटल है ग्लोबल। वाइल ह्यूमैनिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वाज, ह्यूमन का फुटप्रिंट क्या था, 20.1 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर और 2.8 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन, तो इस वैल्यू को देके 2.8 इज एक्सीडिंग दिस वन, इस तरह 12.2 की कंपैरिजन में ये एक्सीड कर रहा है, और कितना एक्सीड कर रहा है, सो द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमैनिटी ओवरशूट्स, ग्लोबल इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं या ओवरशूट कहते हैं, अर्थ बाय कैपेसिटी बाय 1.1 ग्लोबल हेक्टेयर, यानी इतना ये क्या कर रहे हैं, हम ओवरलोड जा रहे हैं, ओवरशूट कर रहे हैं, तो ओवरशूट लेवल कितने परसेंट है, 64% और अबाउट 70% आप कह सकते हैं, ठीक हुआ, ये बहुत आसान बातें हैं। इन अदर वर्ड्स 1.7 अर्थ, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हमें एक से ज्यादा यानी 1.7 अर्थ चाहिए टू सस्टेन करंट रिसोर्स डिमांड, ये जितने जिस रेट से हम डिमांड कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तो अगर हमने ये मेंटेन रखने हैं हमने, तो हमें 1.8 अर्थ यानी 1.8 अर्थ यानी 2 अर्थ के बराबर या 2 से कम प्लैनेट्स चाहिए, ठीक है, एक प्लैनेट से गुजारा नहीं चलता। ह्यूमैनिटी यूज मोर इकोलॉजिकल रिसोर्स एंड सर्विस देन नेचर कैन रीजनरेट, तो ओवर फिशिंग, इसकी वजह क्या है, ओवर फिशिंग कर रहे, ओवर हार्वेस्टिंग कर रहे फॉरेस्ट की, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं, ठीक है, यानी फॉरेस्ट जितने अवेलेबल है वो इतना सिक्वेस्टर नहीं कर सकते जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं पर ईयर। The application of such
इकोलॉजिकल ओवरशूट क्या है, जो 1970 में शुरू हुआ था, आगे हमने पढ़ा, ठीक है। तो क्या होता है, इन दैट इज दैट लाइफ सपोर्टिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इम्प्लीकेशन असरात क्या है इकोलॉजिकल ओवरशूट के, जो 1970 से शुरू है अभी तक ये एक्सट्रीम पे जा रहा है। तो उसकी इम्प्लीकेशन असरात ये है कि सपोर्टिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये क्या है, लाइफ सपोर्टिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सच एज फिशरीज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, रेंज लैंड्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स आर बीइंग डिप्लीटेड। ये सब क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड बाई कैपेसिटी 1961 से 2008 तक, ये बार बार हमने पढ़ा, ठीक है। तो वी आर ओवरशूटिंग कंडीशन है, तो 1.5 1.7 अर्थ हमें चाहिए। ये ग्लोबल हेक्टेयर्स है कि अर्थ की बाई कैपेसिटी ये है 12.2, और हम कितना जा रहे हैं, ये देखे 15 20 को आजकल अप्रोच का, ये तो 2008 की डेटा है, ठीक है। हमने 2014 की डेटा ऊपर पढ़ी, ये देखे 2014 में ये कंडीशन 12.1 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर हमारा क्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। इधर ये 16-17 के करीब है तकरीबन। ecological footprint by country, तो if a country does not have ecological resources within its own territory then there is a local ecological deficit। ये बार बार एक कंट्री के पास उसकी जो डिमांड है वो अगर एक्सीड कर रही है अपने अवेलेबल बाय कैपेसिटी के, तो ये कंट्री बाहर से डिमांड करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल डेप्टर कहते हैं, डेप्टर, ठीक है। यानी ये घटा रहा है और नुकसान दे रहा है अर्थ को। अदरवाइज इट हैज़ एन इकोलॉजिकल रिमाइंडर, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी क्या है, इकोलॉजिकल क्रेडिटर इसको कहते हैं, उसकी बायो कैपेसिटी अगर ज़्यादा है किससे, इकोलॉजिकल बायो कैपेसिटी से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल क्रेडिटर। यानी बायो कैपेसिटी अगर एक कंट्री की ज़्यादा है उसकी डिमांड से यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से, तो इसको हम इकोलॉजिकल क्रेडिटर कहते हैं। लेकिन अगर एक कंट्री की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज़्यादा है बायो कैपेसिटी से, यानी बायो कैपेसिटी कम है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से, तो ऐसे कंट्री को इकोलॉजिकल डेप्टर कहते हैं। देखिए, अ कंट्री दैट हैज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट स्मॉलर देन इट्स बायो कैपेसिटी आर कॉल्ड इकोलॉजिकल क्रेडिटर। और दूसरे साइड पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट लार्जर देन इट्स बायो कैपेसिटी, ऐसे कंट्री को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल डेप्टर कहते हैं, और ये इकोलॉजिकल ओवरशूट कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्री एंड द वर्ल्ड एज अ होल आर इन इकोलॉजिकल ओवरशूट। Over 85% of the world population live in countries operating within ecological overshoot। ये तो आसान है कि जो कंट्री उसके अखराजात ज़्यादा है अवेलेबल बाई कैपेसिटी से, तो उसको इकोलॉजिकल डेप्टर कहते हैं, और जिसके अखराजात कम है अपने अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज से, तो उसको हम इकोलॉजिकल क्रेडिटर्स कहते हैं। यूज मोर रिसोर्स देन यू हैव, इकोलॉजिकल क्रेडिटर यू गॉट मोर देन यू नीड, ये मैंने बता दिया। 1961 में देखे इकोलॉजिकल डेप्टर बहुत कम थे, ये देखे वर्ल्ड मैप में बहुत कम, ठीक है। यानी ये ज़्यादा डेप्टर थे, जो ज़्यादा रेड, और ये और भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन 2005 में देखे ये हालत हुई, ठीक है। 2005 अब क्या हालत होगी, 2000 ये आगे इमेजेस आ रहे हैं, तो इकोलॉजिकल क्रेडिटर कम होते जा रहे हैं और इकोलॉजिकल डेप्टर ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो हम और यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। ये तो मैंने बताया कि यूएस फॉर एग्जांपल ईच पर्सन यूजेस 4.5 हेक्टर पर पर्सन, द एवरेज फॉर वर्ल्ड वाइड इज 1.5 हेक्टर। एवरेज पर कैपिटा ग्लोबल फुटप्रिंट क्या है, 1.5 है। ये भी पुरानी डेटा है, ठीक है। आजकल 1.7 है, ऊपर हमने 1.6 1.7 आती। इफ एवरीवन वर टू अडॉप्ट द लाइफस्टाइल ऑफ यूएस वी वुड नीड 3 प्लैनेट्स, तो हमें 3 प्लैनेट्स चाहिए फिर, ठीक है। ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पर कैपिटा एंड टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो ये कंट्रीब्यूशन है कि टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मिलियंस हेक्टर एंड शेयर ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल कैपेसिटी, शेयर्स ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल कैपेसिटी, तो ये 2000, ठीक है, ये मिलियंस हेक्टर्स है, और कितना कंट्रीब्यूट कर रहे इकोलॉजिकल कैपेसिटी में, ग्लोबल इकोलॉजिकल 25%, ठीक है। और इस तरह यूरोपियन यूनियन में 19%, तो इन मुल्क के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होती है। पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये इकोलॉजिकल कैपेसिटी मतलब बायो कैपेसिटी ये बता रहे, तो 25%। इधर देखे पर पर्सन इकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, ये 2003 की डेटा है 9.7, इट इज़ फॉर मोर हाइयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। यूरोपीय यूनियन के 4.7, इंडिया के 0.8 है, इस तरह दूसरे कंट्रीज़ की इससे भी कम है, पाकिस्तान वगैरह की, ठीक है। तो ये वही डायग्राम के आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो ये रेस ओवरशूट इंक्रीज से इंक्रीज होता जा रहा है।
वर्स्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स कौन से है? एज ऑफ 2006 द फॉलोइंग कंट्रीज हैड द हाईएस्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन। यूनाइटेड अरब इमारात जो है इसके 10.3 है, कतर 9.7 है, ये हाईएस्ट है आजकल। ये थोड़ी पुरानी डेटा है, आजकल के जो फिगर्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो नीचे आ रहे हैं। आयरलैंड 8.2, कुवैत 7.9। सो ये बहुत हाई है। देखिए ऊपर हमने डायग्राम में पढ़ा कि ये बहुत हाई इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू है, 9.7 पर पर्सन ग्लोबल हेक्टेयर, ठीक है। तो ये बहुत हाई वैल्यू है। देखिए 25% हाइयर, ये 2003 में अ टोटल और ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वाज अबाउट 25% हाइयर देन द अर्थ। आजकल हमने पढ़ा 64% तक पहुंच गया। ये कुछ कंट्रीज जो वर्स्ट ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन वैल्यू रखते हैं, यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्टर यूज़ कर रहे हैं। और ये कुछ बेस्ट इकोलॉजिकल क्रिएटर है जिनकी जो बायो कैपेसिटी वैल्यू है ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन में बहुत हाई है। सूरीनाम, गयाना, गैबन, डोमिनिकन रिपब्लिक 16.9 ऊपर हमने पढ़ा ना, कॉन्गो, इनके ये वैल्यू हाई है, ठीक है। तो ग्लोबल हेक्टेयर बायो कैपेसिटी इकोलॉजिकल क्रिएटर मतलब बायो कैपेसिटी इसकी हाई है और इसकी वैल्यू पर पर्सन ये है पर कैपिटा। ये देखिए कंट्री विद बायो कैपेसिटी रिजर्व, ये जिस जो क्रेडिटर है, ठीक है। फ्रेंच गयाना, ये सूरीनाम ऊपर हुआ ना, गैबन, गुयाना, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बोलीविया, पैराग्वे, इरिट्रिया, ये परसेंटेज देके कितने परसेंट ये इकोलॉजिकल रिजर्व में, बहुत हाई है, ठीक है। ये 3950%, तो ये परसेंटेज में हम शो करते। कंट्री विद बायो कैपेसिटी डेफिसिट, जो इकोलॉजिकल डेफिसिट में है, यानी उनकी डिमांड ज़्यादा है अपनी बायो कैपेसिटी से। सिंगापुर 10,300%, बरमूदा ये बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल रीसेंट स्टैटिस्टिक है। इसराइल, बारबाडोस, बहरीन वगैरह ये सब ये रीसेंट स्टैटिस्टिक है कि कौन से कंट्रीज एज अ डेप्टर काम कर रहे हैं, वर्स डेबिटर, और कौन सी कंट्री एज अ गुड क्रेडिटर काम कर रहे हैं। ये देखिए इकोलॉजिकल डेफिसिट और रिजर्व, और भी ये उधर उसमें आपने देखा इसमें ये कम है क्रेडिटर, यहाँ पे देखे और भी ज़्यादा हुए डेफिसिट वाले, ठीक है। जो इकोलॉजिकल डेफिसिट कंट्रीज है यानी डेप्टर्स है। कंट्री रैंक बाय टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, चाइना टॉप पे है इन ग्लोबल हेक्टेयर, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी बहुत ज़्यादा हाई, ये फिर देखे इंडिया, फिर रशियन फेडरेशन, फिर जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जर्मन, मैक्स, ये ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ है। तो इनके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है इन ग्लोबल हेक्टेयर्स है, ये आप देख सकते हैं। और ये पर कैपिटा रैंकिंग में जो टॉप पे है, यानी जिनकी पर कैपिटा ग्लोबल हेक्टर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू हाई है, कतर टॉप पे है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। कतर की ओवरशूट डे किधर थी, फरवरी में थी, फरवरी 12। इस तरह लग्जमबर्ग था, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो कि ये सहराए है, वहाँ पे बाई कैपेसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ये ज़्यादातर ये खड़े है बायर इम्पोर्ट्स पे, खुराक वगैरह जितनी भी रिसाइकलिंग वगैरह सब है, समझ आ रहा है। तो ये इस वजह से ये टॉप पे ये 10 है, ठीक है। बरमूदा, कुवैत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब टॉप पे है। तो ये बहुत हाई वैल्यू है ग्लोबल हेक्टर्स में पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। कंट्री बेस्ट कंट्री रैंक बाय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर कैपिटा, ये पाकिस्तान का नंबर देके 176 नंबर पे है, 0.9 है पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू, ठीक हुआ। तो हाउ मेनी अर्थ डू वी नीड, ये मैंने आपको बताया कि कितने हमें चाहिए। हाउ मेनी अर्थ डज इट टेक्स टू सपोर्ट ह्यूमैनिटी, तो ये ऑलरेडी ये डायग्राम मैंने उधर प्रेजेंट किया था। तो बिजनेस एज यूजुअल अगर इसी तरह चलता रहा तो ये जून 28 में ओवरशूट डे होगा, यानी और भी आएगा। अब क्या है, जुलाई 29 है और अब ये जून 28 में 2030 में पहुंच जाएगा, यानी इतना। तो फिर फुल अभी हमने 1.5 1.7 प्लैनेट्स चाहिए, फिर वो 2 प्लैनेट्स रिक्वायर्ड होगी, यानी हम 100% ओवरशूट करेंगे, ठीक है। यानी हम फास्टर रेट से 100% फास्टर रेट से कंज्यूम करेंगे, डबल
पर ईयर यूज़ करेंगे उसके जितने अवेलेबल हो पर ईयर रिसोर्सेज। कार्बन एमिशन रिड्यूस, अगर हमने कार्बन एमिशन रिड्यूस की तो अर्थ ओवरशूट डे सितंबर 16 तक पीछे चली जाएगी। ठीक है, 1960, 2008, 2050 सिनारियो, ये फ्यूचर सिनारियो है, क्या कंडीशन, वही मतलब है अगर ये आगे तो ये 2.5 तक होता जाएगा, नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिक्वायर्ड ये शो कर रहा है, और ये ईयर्स एंडिंग, वही बात जो मैंने आपको बताई, अगर आपने फुटप्रिंट हमने रिड्यूस की तो फिर ओवरशूट ख़त्म हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती जाएगी। ये देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बाय सिटी एंड पर कैपिटा। In 1999 it was estimated that resource consumption and waste assimilation footprint for 20, ये तो अभी तक हमने नेशंस की बात की और अब सिटीज़ की बात थोड़ा सा करते हैं, और पर कैपिटा भी बात की है, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, वर्स एग्जांपल। 1999 में ये एस्टिमेट किया गया कि जो 27 एफ्लुएंट सिटीज़ है जो बाल्टिक सी के इर्द गिर्द मौजूद है किनारे पे, उनकी तकरीबन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू, ठीक है, फुटप्रिंट जो है ये 500 टू 1000 टाइम द एरिया ऑफ द सिटी थी। यानी एरिया है ना, असल में तो हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उस एरिया की बात करते हैं कि कितने एरिया रिक्वायर्ड है एक सिटी को, एक पर्सन की लाइफ को सस्टेन या मेंटेन रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो उन सिटीज़ की 27 सिटीज़ थे, शहर थे जो बाल्टिक सी के इर्द गिर्द मौजूद थे, ये 500 उनके जो अपनी एरिया थी उन सिटीज़ की, तकरीबन उसके 500 गुना और 1000 गुना ज़्यादा एरिया उसको रिक्वायर्ड थी कि वो स्टेबल रह सके, उधर उस सिटी मेंटेन रख सके, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड बाहर से था। ठीक है, बाहर से इंपोर्ट करते थे। लेट्स से वैंकूवर कनाडा में जो है वो, उसका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो 22 टाइम लार्जर देन द एरिया ऑफ द सिटी था। यानी एरिया ग्लोबल हेक्टर्स में हम लेते हैं या हेक्टर्स में लेते हैं। द न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस हैव सेम पॉपुलेशन डेंसिटी। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस की पॉपुलेशन सेम है, लेकिन न्यूयॉर्क ज़्यादा पानी वाले इलाके में है और लॉस एंजलिस थोड़ा कम पानी वाले रीजन में है, तो इस वजह से लॉस एंजलिस के फुटप्रिंट वैल्यू हाइयर है। देखिए वाटर फुटप्रिंट ऑफ लॉस एंजलिस इज ट्वाइस एंड फूड फुटप्रिंट इज 4 टाइम दैट ऑफ न्यूयॉर्क, यानी फूड फुटप्रिंट भी ज़्यादा है और वाटर फुटप्रिंट भी ज़्यादा है न्यूयॉर्क से। वजह यह है कि न्यूयॉर्क किस में है, इट इज़ लोकेटेड इन मच वेटर एरिया। वाटर फुटप्रिंट और फिनिक्स एरिजोना विच इज़ लोकेटेड इन डेजर्ट, ये डेजर्ट में है, तो इनके इंक्लूड हाफ ऑफ द नाइबरिंग स्टेट्स, यानी फिनिक्स को मेंटेन रखने के लिए कितने एरिया चाहिए, यानी कितने एरिया, उसके इर्द गिर्द जितनी भी स्टेट्स है तकरीबन आधे स्टेट्स एक के बराबर एरिया चाहिए ताकि फिनिक्स शहर मेंटेन रहे और ये सरवाइव करे। एज वी नो, क्योंकि डिमांड टोटली उस पर, क्योंकि वो डेजर्ट में आ गया, जिस तरह कतर और इसका मैंने बताया। एज वी नो दैट ई एफ कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू पर कैपिटा पर पर्सन, ये मैंने आपको ऊपर बताया ना कि पर कैपिटा पर पर्सन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए सिटीजन एवरेज एस्टिमेटेड फुटप्रिंट पर कैपिटा इज 4.5, अभी हमने 9 पढ़ा, ठीक है, ये वेरी करता है, 2001 की ये पुरानी वैल्यू है। कनाडा 4.3 पर कैपिटा, एंड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 4.44 पर कैपिटा। सो इफ हाईली डेवलप कंट्री, ये पुराने एस्टीमेट्स है, लेकिन जहाँ से मैंने उठाए उसमें इस तरह दिए थे, तो वरना इससे पहले मैंने रीसेंट स्टेटिस्टिक्स आपको देखा है ये पर कैपिटा की, ठीक है, कि पर कैपिटा कौन से कंट्रीज टॉप है। यूनाइटेड स्टेट की देखे ये 8 है, 8, तो ये तो पुरानी रेफरेंस है इस वजह से। इफ हाईली डेवलप कंट्रीज वुड रिड्यूस देयर एक्सेसिव रिसोर्स, तो वैल्यूज वो वाले आप फॉलो करेंगे जो लेटेस्ट है। And energy consumption, then international conflicts and terrorist threats would likely to be reduced। यानी ये एक, हम अगर ये हाईली डेवलप कंट्री रिड्यूस करे अपने एक्सेसिव रिसोर्स कंजम्पशन, ये वैल्यू बता रहे इसके रिसोर्स कंजम्पशन, ओवर यूज और एनर्जी कंजम्पशन, तो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे, टेररिस्ट अटैक्स या थ्रेट्स वगैरह ये कम हो जाएंगी दुनिया में। ये देखिए बाई रीजन क्या हालत है, जो इकोलॉजिकल
ग्लोबल हेक्टेयर्स की। तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बाय रीजन 1996 में नॉर्थ अमेरिका देखिए बहुत टॉप पे 12 में, वेस्टर्न यूरोप देखे 6, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप देखे तो सब ये डेवलप कंट्रीज है। मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया देखे तो ये कम, तो ये लेस अंडर डेवलप कंट्रीज है। अफ्रीका देखे और भी कम। तो द साइज ऑफ ईच बॉक्स इज प्रोपोर्शनल टू द एग्रीगेट फुटप्रिंट ऑफ ईच रीजन, ये साइज है, ठीक है। दूसरा, द हाइट ऑफ ईच बॉक्स इज प्रोपोर्शनल टू द रीजन एवरेज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर पर्सन पर कैपिटा, एग्रीगेट फुटप्रिंट ऑफ ईच रीजन ये बता रहा है। 299 है, 384 है, 343 है, 307 है, 484 है। द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। तो ये पॉपुलेशन एशिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, मिलियंस में पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन शो कर रहे हैं। और इसके फुटप्रिंट वैल्यू 2 से कम बहुत 1.2, और अफ्रीका देखे और भी कम, ठीक है। और ये कंट्रीज उसके एवरेज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर पर्सन बता रहे, नॉन ओईसीडी, ठीक है, जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ये इसमें देखिए इसकी बहुत कम है और इसकी बहुत ज्यादा है। हाउ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मैटर, कंट्री सच एज द यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, ओवरऑल ये मैंने बताया ना कि ओवर यूज़ कर रहे हैं, ये भी पुरानी डाटा है। तो ये डाटा में आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन खुलासा ये है कि ये जितनी भी डेवलप कंट्रीज है ये ओवर यूज़ कर रहे हैं सैम्पल रिसोर्सेज को। द रिचेस्ट फिफ्थ, यानी अर्थ का रिचेस्ट फिफ्थ पोर्शन पॉपुलेशन का क्या करते हैं, 86% ऑफ द टोटल प्राइवेट कंजम्पशन ये कर रहे, पूरे सिर्फ 1.3% कर रहे। कंज्यूम, रिचेस्ट फिफ्थ क्या करे, 45% ऑफ द ऑल मीट एंड फिश ये कंज्यूम करते हैं। द पुअरेस्ट फिफ्थ सिर्फ 5% कंज्यूम कर रहे। कंज्यूम 58% ऑफ द टोटल एनर्जी, रिचेस्ट फिफ्थ 58% टोटल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, पुअरेस्ट कितने करे 4%, ठीक है। यानी द पुअरेस्ट फिफ्थ और रिचेस्ट फिफ्थ की बात कंपेरिजन, रिचेस्ट फिफ्थ 86% ऑफ द टोटल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 45% ऑफ मीट, और ये 5% लेस जो पुअरेस्ट फिफ्थ है। इस तरह कंज्यूम 84% ऑफ ऑल पेपर, द पुअरेस्ट फिफ्थ ओनली 1.1% पेपर, ऑन 87% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीकल फ्लीट, ये इनके पास है, ठीक है। द पुअरेस्ट फिफ्थ लेस देन 1%। तो ये in a world of limited resources and limited waste assimilation capacity, excess consumption by the rich literally require that other live in poverty if we are not to exceed the earth physical carrying capacity। तो बस ये खुलासा है कि अगर एक मालदार है तो दूसरे ने गरीब रहना है, दोनों सब मालदार नहीं हो सकते, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एनालिसिस कट थ्रू द इल्यूजन दैट वी कैन इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर विदाउट कर्बिंग द एक्सेस कंजम्पशन, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वैसे धोखा है कि हम इम्प्रूव करेंगे पुअर्स की, अगर वो लोग अपने स्टैंडर्ड्स को ड्रॉप नहीं करते तो पुअर्स की स्टैंडर्ड्स रेज नहीं होती लाइफ स्टाइल की। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे हाउ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वर्क।